गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द होना विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम ही माना जाएगा। इस फैसले ने उन लाखों अभिभावकों को राहत दी है जो अपने बच्चों को कोरोना महामारी से दूर रखने का जतन कर रहे हैं। ऐसा लगातार दूसरे साल हो रहा है। हालांकि इस फैसले का आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं और कुल मिलाकर करियर पर क्या और कैसा असर पड़ेगा, इसका आकलन अभी बाकी है। महामारी के चलते बदहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई तरह के उपाय बताए जा रहे हैं। ज़्यादातर उपाय डिजिटल विकल्प से होकर गुजरते हैं, लेकिन पहले से मौजूद कई और तरह के भेद के साथ अब समाज में डिजिटल डिवाइड के रूप में नया भेद घर कर रहा है। कोरोना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान इस भेद का जिक्र किया गया। हर व्यक्ति को डिजिटली सक्षम बनाने का लक्ष्य अब भी कोसों दूर है। बड़े निजी शिक्षण संस्थानों ने अपने विद्यार्थियों के लिए जो डिजिटली सक्षम है पढ़ाई लिखाई जारी रखने की व्यवस्था बना ली है, लेकिन पूरा देश ऐसा नहीं है। न तो सभी स्कूलों को हमने डिजिटली सक्षम बनाया है और न ही विद्यार्थियों को ऐसी सुविधा दी जा सकी है। नेटवर्क एक अलग समस्या है जो हर जगह समान रूप से उपलब्ध नहीं है। बड़ी संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो ऑनलाइन तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। परीक्षाएं रद्द न करने या ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प अपनाने का अर्थ होता एक बड़े समूह को छोड़कर आगे बढ़ जाना। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। कोरोना की अगली लहर की आशंका के चलते हम निश्चिंत नहीं हो सकते कि अगले साल यह स्थिति नहीं होगी। इसलिए हमें ऑफलाइन तरीकों को फिर से शुरू करने पर गंभीरता से विचार करना होगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है टीकाकरण। यदि शिक्षा दीक्षा से जुड़ी पूरी जमात को प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द टीका लगा दिया जाए तो अगले साल हम शिक्षा व्यवस्था को पहले की तरह जारी रखने का फैसला कर पाएंगे। ज़्यादा जरूरी ग्रामीण शिक्षकों और विद्यार्थियों को सुरक्षा कवच प्रदान करना है, क्योंकि यही वर्ग है जो स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़ी बेहतर सुविधाओं के साथ शिक्षा के डिजिटल संसाधनों से ज़्यादा वंचित है। एक अनुमान है कि करीब 30 लाख स्कूल टीचर और 13 लाख कॉलेज यूनिवर्सिटी शिक्षक हैं। अन्य स्टाफ को मिला लें तो करीब 60 लाख लोग होंगे जो विद्यार्थियों के सीधे संपर्क में आएंगे। इन्हें पहले टीका लगाकर सुरक्षित माहौल बनाया जा सकता है। इनके अतिरिक्त 12 साल से ज़्यादा आयु वर्ग को भी शीघ्र सुरक्षा कवच देकर हम शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं। पैरा। कोरोना काल में मेरे बहुत से परिचित भगवान को प्यारे हो गए। 2 की मृत्यु तो सिर्फ उन चंद मिनटों में हो गई जब मैं उनके लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने के लिए फ़ोन पर बात कर रही थी। इन्हीं घटनाओं के बीच मैं सोच में पड़ गई कि दुर्भाग्य से अगर मेरी मृत्यु कोरोना से हुई तो मेरा अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार ही कर दिया जाएगा, जबकि मैं अभिनेता ल्यूक पेरी की तरह अपने अंतिम संस्कार के लिए प्रकृति की गोद को ही चुनना पसंद करूंगी। पेरी का निधन 52 वर्ष की उम्र में हुआ था। उन्होंने अपनी देह के अंतिम संस्कार के लिए ऑर्गेनिक तरीका अपनाया।
उनकी इच्छा के मुताबिक उनके शव को बायोडिग्रेडेबल सूट में दफनाया गया। इस सूट को बनाने में मशरूम का इस्तेमाल हुआ था। मशरूम सूट के नाम से विख्यात यह सूट जैव अपघटन में मदद करता है, शरीर से निकलने वाले जहरीले रसायनों का प्रभाव खत्म करता है और पोषक तत्वों को पौधों में डाल देता है। अमेरिका में एक कंपनी स्वतः रिसाइकिल होने वाले ऐसे ऑर्गेनिक सूट बनाती है। ये मशरूम, कवक और सूक्ष्म जीवाणुओं से मिलकर बनाए जाते हैं। ये तत्व पार्थिव देह को कंपोस्ट में तब्दील करने में सहायक होते हैं। ये शरीर के विषाक्त पदार्थों को खत्म करते हैं और उसके पोषक तत्वों से पौधों को पोषण मिलता है। इस प्रकार पार्थिव देह का उपयोग पौधों के रूप में एक नया जीवन गढ़ने वाला होता है। पैरा पेरी की बेटी ने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि उसके पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार ही उन्हें ऐसे ही एक ऑर्गेनिक सूट में दफनाया गया। डच अनुसंधानकर्ता बॉब हेंड्रिक्स ने अंतिम संस्कार के लिए इसका आविष्कार किया। इसका उद्देश्य शरीर के विखंडित होने की प्रक्रिया को गति देते हुए जिस जगह उसे दफनाया गया है उसके आसपास की मिट्टी को भी बेहतर बनाना है। इस प्रक्रिया में कुछ वर्ष का समय लगता है। काई वाले कवक को एक ऑर्गेनिक तत्व के साथ मिलाकर बनाए गए इस लिविंग कोकून को एक सांचे में डालकर रख दिया जाता है। यह कवक धीरे धीरे इस ऑर्गेनिक तत्व के साथ जैविक क्रिया कर पूरे सांचे को भर देता है और करीब एक सप्ताह की अवधि में यह सांचा ताबूत का आकार ले लेता है। जैसे ही यह मिट्टी में डिस्पोजेबल ताबूत मिल जाता है तो उस मिट्टी से भारी धातु, ईंधन, फार्मा, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड व अन्य अशुद्धियों को निकाल देता है। इस प्रकार लिविंग कोकून देह को प्रकृति के साथ एकाकार करने का कार्य करता है। इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता बल्कि मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार अमेरिका में कार्बो में हर साल करीब 4.3 मिलियन गैलन शव लेपन द्रव्य डाला जाता है और इसमें 8,27,060 गैलन फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल, बेंजीन, ग्लूटारिडाइल और फिनॉल डाला जाता है। वे शवों को ताबूत में रखते हैं। लकड़ी, तांबा, कांस्य और स्टील जैसी धातु से बने होने से ये पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। ये पर्यावरण में लोहा, सीसा, जिंक, कोबाल्ट और हजारों टन विषाक्त प्लास्टिक अपशिष्ट छोड़ते हैं। अंतिम संस्कार की अन्य सभी प्रणालियां भी इसी प्रकार पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती हैं। मात्र मानव देह के प्रति किसी भी तरह के असम्मान की भावना नहीं हो सकती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि देहांत के बाद मेरी देह पर्यावरण के नुकसान की वजह बने। इसलिए अंतिम संस्कार पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। धीरे धीरे लोग ग्रीन फ्यूनरल की अवधारणा को समझेंगे। देह को पंच तत्व में विलीन करने के तरीके ऐसे होने चाहिए कि वह पृथ्वी के पोषण में योगदान दे। काश मेरी देह भी मेरे बाद प्रकृति को पोषित करने में काम आए। पैरा नस्ल भेदी संबंधी सुर्खियों और बढ़ती चर्चाओं के बीच अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी अतीत से विमुख होना चाहती है। इसीलिए रिपब्लिकन संघीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर स्कूलों में अमेरिकी इतिहास में नस्लवाद की व्यापक भूमिका विषय पढ़ाए जाने पर रोक संबंधी कानून की तैयारी करते रहे। मतलब वे अतीत की ऐसी यादों को भुलाना चाहते हैं
पुनर्निर्माण के दौरान नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले अधिकारी रॉबर्ट ई ली को हीरा बताने वाली अवधारणा पर लौटना चाहते हैं और यह तथ्य स्थापित करना चाहते हैं कि 1921 की टुल्सा का नरसंहार जैसी घटना कभी घटी ही नहीं थी। पूर्ण विराम।